कल संसद में पेपर लीक बिल पर हो सकती है वोटिंग। सदन चलाने पर स्पीकर ने की विपक्षी नेताओं से चर्चा। बैठक में संसद का गतिरोध दूर करने को लेकर के बातचीत हुई। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे को लेकर के सीजेपी का ऐलान का। प्रोटेस्ट में शामिल जिन छात्रों पर केस हुए हैं उनको वापस लिया जाए। रुड़की में सीएम धामी ने किया नवनिर्मित भवन का लोकार्पण। मेधावी छात्र छात्राओं का किया सम्मान। कहा शिक्षा और संस्कार पहली प्राथमिकता। कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई पर लगी रोक। रामपुर डीएम के आदेश पर कमिश्नर की रोक। फिलहाल नहीं होगा बुलडोजर एक्शन। यूएस के हमलों के बीच ईरान का बड़ा बयान। कहा जंग और शांति पर फैसला अमेरिका के दबाव में कतई नहीं होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। देश भर में परीक्षा पारदर्शिता को लेकर के सरकार के बड़े कदम के बीच संसद में आज एंटी पेपर लीक बिल पेश किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैसे ही सदन में विधेयक रखा, विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर के जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। लगातार शोर शराबे और गतिरोध के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब सभी की निगाहें कल पर टिकी हैं, जब एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के बाद वोटिंग हो सकती है। उधर संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और गतिरोध खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी नेताओं के साथ अहम बैठक भी की, जिसमें सदन को सामान्य रूप से चलाने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। अब देखना होगा कि कल सदन में टकराव खत्म होता है या फिर एंटी पेपर लीक बिल पर सियासी जंग और तेज होती है। आज सदन में जिस तरह से गतिरोध बना हुआ था, उसको लेकर के कई तरह के सवाल विपक्ष पर भी उठ रहे हैं। विपक्ष जो अब तक मांग कर रहा था कि एचआरडी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। बावजूद इसके विपक्ष का यह गतिरोध आखिरकार क्या कहता है, अब देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते चले, बताते चले कि पेपर लीक मामले में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और जो ये बिल पेश किया गया है, ये जो बिल सदन में रखा गया है, विधेयक सदन में रखा गया है, पेश किया गया है, उसमें क्या प्रावधान है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 10 साल की कठोर सजा इसमें होगी। ऐसे में आप देखिए पुराना नियम क्या कहता है और नया प्रस्ताव क्या कह रहा है। देखिए जरा आपकी टीवी स्क्रीन पर। व्यक्तिगत रूप से पेपर लीक का दोषी 3 से 5 साल का जो उसे कैद होता है, लेकिन नया प्रस्ताव यह कहता है कि न्यूनतम फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 महीने के अंदर इसमें सजा सुनाई जाएगी और व्यक्तिगत रूप से पेपर लीक 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान इसमें होगा। यानी कि सिर्फ 2 महीने में फास्ट ट्रैक में यह केस सुना जाएगा और माफियाओं पर शिकंजा कस दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ गई है। चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मामले की जांच के लिए नई विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच को और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि एसआईटी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि एक सीए को भी शामिल कीजिए, ताकि वित्तीय लेन देन और खातों की गहनता से जांच की जा सके। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और पेशेवर तरीके से होना चाहिए। अब इस मामले में नई एसआईटी की कार्यप्रणाली और आगे की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी इस मामले में आगे क्या कार्यप्रणाली जो है अपनाती है, किस तरह से जांच का प्रोसीजर आगे बढ़ता है, इस मामले में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
आइए बढ़ेंगे आगे। अगले वर्ष संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती मनाई जाएगी। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इस विषय को लेकर के भारत अपडेट के संवाददाता स्नेह कमल सेठ ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए दिखाते हैं आपको। यूं तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती फरवरी में आती है, लेकिन चूंकि इस वर्ष उनके जयंती के 650 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक देशव्यापी बृहद कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 29 जुलाई से 15 अगस्त तक होगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम जी। दुष्यंत जी, जिस तरह से रविदास जी के बारे में अगर बात करूँ तो पूरी दुनिया में उनकी शोहरत है, लेकिन इस बार चूंकि उनकी जयंती के 650 वर्ष पूरे हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष जो है देशव्यापी कार्यक्रम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों से संपर्क करेंगे, संतों से संपर्क करेंगे, कीर्तन वालों से संपर्क करेंगे, कथावाचकों से संपर्क करेंगे। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कोई भी व्यक्तित्व हो, महापुरुष, चाहे उन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया हो, धार्मिक आंदोलन में भाग लिया हो, सामाजिक आंदोलन में भाग लिया हो, देश की संस्कृति संस्कारों को बचाने के लिए संघर्ष किया हो, वो सब हमारे यहाँ आते हैं। अभी आपने देखो, अहिल्याबाई होलकर जी का हमने बनाया है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शताब्दी बनाई, सुभाष चंद्र बोस जी का बनाया हमने, सभी की बनाते हैं क्योंकि उनको देश की आज़ादी में और देश की संस्कृति बनाने में उनको योगदान है। ऐसे ही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की भी 650वां वर्ष विशेष वर्ष है। हमारे जीवन में यही आना है जो आना है। ये 20 फरवरी 2027 में उनका 650 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कल गुरु पूर्णिमा से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं और माघ पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ था, तब तक हम इसको चलाने वाले हैं। संत गुरु रविदास जी का मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल भी बोलते हैं, जब मुगल साम्राज्यों का, चाहे उसमें सिकंदर लोदी हो, तैमूर हो, तुगलक हो, ये सब देश में हाहाकार मचा हुआ था, धर्म परिवर्तन करा रहे थे और साफ साफ एक संदेश था, या तो तलवार या फिर कुरान। कैमरा पर्सन कुमार सचिन के साथ मैं स्नेह कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। आइए बढ़ेंगे आगे। बुलंदशहर में अभिनेता विदु दारा सिंह ने कई समसामयिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भारत पाकिस्तान संबंधों पर दिए बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सभी शांति चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता है। पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देश में लंबे समय से यही समस्या रही है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे पेपर लीक पर पूरी तरह से रोक लगेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग बंद करके ऑनलाइन परीक्षाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बढ़ते अश्लील कंटेंट को लेकर के उन्होंने कहा कि पहले फिल्मों पर सेंसर का प्रभावी नियंत्रण था, लेकिन अब मोबाइल और ओटीटी के दौर में ये चुनौतियां बढ़ गई हैं। वहीं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विदु दारा सिंह ने कहा कि कुछ लोगों की सोच एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होती है और जनता हमेशा अच्छे काम करने वालों का साथ देती है। सुनिए। हम तो चाहते हैं कि एक देश था, एक देश के टुकड़े हो गए, सारे भाई हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स है बहुत गंदी चीज है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमन और शांति हो। तो इसीलिए राजनाथ जी ने जो बोला है कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, लड़ाई तुम करते हो और बाद में बोलते दोस्ती नहीं चाहिए, जब तुम्हें चाहिए हमारे ट्रक भी वहां चले जाए, सामान भी ले जाए, और जब तुम्हें चाहिए आतंकवाद करो, ये सब बंद होना बहुत जरूरी है। ये फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सेंसर बोर्ड होता था, सेंसर होती थी पिक्चरें, बहुत मुश्किल से कुछ भी रॉन्ग आता नहीं था, और अभी ओटीटी आ गया है, मोबाइल फोन आ गए, कोई भी कुछ भी भेज सकता है। अब सेंसर करना बहुत मुश्किल है। अब तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि जो तुम पेश कर रहे हो बच्चों के लिए, वो तुम्हारे बच्चे भी देख रहे हैं, तो कंट्रोल रखो इसको। आइए एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में आज देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल संभव है। कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादलों की तैयारी में प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण विभागों में नए अफसरों की तैनाती हो सकती है। शासन स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में है। देर शाम तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन कहा जा रहा है कि देर रात तक हो सकता है कि संभावित तबादला सूची आ जाए। संभावित तबादला सूची को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। देर रात जारी हो सकता है तबादला आदेश।
वहीं यूपी मेरठ से खबर आपको बताते हैं, मेरठ में कांवड़ यात्रा 2024 को लेकर के प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 30 जुलाई से सावन की शुरुआत के साथ ही लाखों शिव भक्तों के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाया गया है। आसमान से ड्रोन और जमीन पर भारी पुलिस बल के साथ हर प्रमुख मार्ग और चौराहे पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने रोड डायवर्जन प्लान भी तैयार कर लिया है ताकि यातायात सुचारू रूप से बना रहे। कांवड़ पटरी पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है। वहीं गंग नहर पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम और प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए गए हैं। मेरठ पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और इसी तैयारी को लेकर के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने हमारे संवाददाता अभय शर्मा से विशेष बातचीत की है। आइए दिखाते हैं आपको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार बैठकें की जा रही हैं कि इस यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। 30 जुलाई से सावन का पावन पर्व शुरू हो रहा है। ऐसे में 30 जुलाई से कह सकते हैं कि कांवड़ियों का जो दौरा है वो मेरठ की तरफ पहुंचने लगेगा, क्योंकि अभी शुरुआत नहीं हुई है। पहले जो सावन का सोमवार है वहां से कांवड़िए जल उठाएंगे और अपने गंतव्य के लिए, अपने आराध्य भोलेनाथ के अभिषेक के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हैं मेरठ में ये मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। हांगकांग से मशीनें आई हुई हैं, हैवी डेफिनेशन के कैमरे लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे हर चौराहे पर पुलिस ध्यान से नजर बनाए हुए है कि कांवड़ियों के साथ साथ जो आम नागरिक हैं जो यहाँ से निकलते हैं अपने गंतव्य के लिए, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर हाई टेक रूम तैयार किया गया है। यहाँ से हर चौराहे, हर गली, हर हाईवे पर पुलिस नजर बनाए हुए है। तमाम अपडेट जो अधिकारी हैं उनको दी जा रही हैं। ऐसे में साफ तौर पर कह सकते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, क्योंकि बड़ी यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, हर बार कहीं ना कहीं जो कांवड़ियों पर फूलों से वर्षा की जाती है हेलीकॉप्टर द्वारा, इस बार भी कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छोटी-मोटी जो घटनाएं होती हैं उनको जल्दी से कवर कर लिया जाए और पुलिस मौके पर पहुंच जाए। उसके लिए साफ तौर पर इस हाईटेक डेफिनेशन के कैमरे लगाए गए हैं। हांगकांग से मशीनें मंगाई गई हैं और चप्पे चप्पे पर अब पुलिस यहाँ नजर बनाए हुए हैं। कह सकते हैं कि यात्रा को शांतिपूर्ण कराने के लिए अधिकारी समय समय पर बैठक कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं और जो ड्यूटी पे लोग लगे हुए हैं उनको गाइड किया जा रहा है। भारत अपडेट के लिए मेरठ से अभय शर्मा। आइए बढ़ेगा कि लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के नरे इलाके में महिला से अभद्रता के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया। मामला 25 जुलाई का रात का है, जब बच्चे के साथ खेलते समय एक विवाद के बाद महिला के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के निर्देशन और नरही चौक प्रभारी शिवम पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हजरतगंज पुलिस का कहना है कि महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और अब खबर यूपी के अलीगढ़ से। अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाने पर तैनात दारोगा अनुराग सोनकर ने सिविल ड्रेस में शराब के नशे में युवक के साथ गाली गलौज की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं शराब के नशे में धुत दारोगा की खबर मिलते ही थाने से अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दारोगा को लेकर के थाने चले गए। फिलहाल इस मामले में पीड़ित व्यक्ति ने वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही नशेबाज दारोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। ये देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखा दें। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल है। 112 आने के बाद फिर दरोगा जी आए हैं, एक बिना वर्दी में सिविल वर्दी में आए थे, अनुराग सोनकर, गुड़ियाबाग चौक के इंचार्ज हैं, थाना दिल्ली गेट पर वो बैठते हैं, ठीक है। वो आए थे, वो इतने नशे में थे वो कि आप पूछो मत। मेरे पास आते ही क्या माँ बहन की गाली बकने लगे, मुझसे बदतमीजी करने लगे। और आपको यकीन नहीं है, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। बहुत सारी उन्होंने बदतमीजी की, किसी की कोई बात नहीं मानने थे। यूँ करे मैं तुझे ले जाऊंगा और कोई तुझ पर झूठा मुकदमा रखूंगा, लेकिन तुझे मैं भेजूंगा जरूर जेल, ये मेरा तुझसे वादा है। कह रहे थे मुझसे या तो मैं गुड़ियाबाग छोड़ दूंगा या मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुझे बंद जरूर कराऊंगा। ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है। मेरी चाची भी थी, मेरे भैया भी थे, सबसे उन्होंने इतनी बदतमीजी करी है। बढ़ेगा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ, अब पटना का सफर और आसान होने जा रहा है, क्योंकि सांसद विजय दुबे की पहल पर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का ठहराव
कठकुइयां रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित कर दिया गया है। लंबे समय से स्थानीय लोग इस स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव की मांग कर रहे थे, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से गोरखपुर पटना रेल मार्ग पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। सांसद विजय दुबे ने कहा कि कठकुइयां क्षेत्र की जनता को किसी भी हाल में निराश नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कुबेर स्थान से कठकुइयां तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण भी कराया जाएगा। ट्रेन ठहराव की घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और स्थानीय लोगों ने सांसद का आभार व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। अब खबर यूपी के अमरोहा से। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। घर के अंदर लटका मिला एक युवक साहिल का शव। जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम साहिल बताया जा रहा है। उसका शव बरामद हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इस्लाम नगर का यह मामला बताया जा रहा है। यूपी के अमरोहा में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई, सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर एक युवक का शव बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है युवक का शव। इस युवक का नाम साहिल बताया जा रहा है। यूपी के अमरोहा के मोहल्ला इस्लाम नगर का यह मामला बताया जा रहा है। यूपी कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर के चवेरी थाना क्षेत्र स्थित श्यामनगर के एक मैरिज लॉन में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब एक दूल्हे की पहली पत्नी ने उसकी दूसरी शादी रोकने का प्रयास किया। महिला ने खुद को दूल्हे की कानूनी पत्नी बताया है और शादी रुकवा करके जमकर हंगामा भी काटा। ये देखिए जरा तस्वीरें। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहली पत्नी ने इस शादी को रुकवाया। देखिए, देख रहे हैं आप, मैरिज लॉन में जमकर हंगामा, निकाहनामा हो रहा था और इस दौरान ये दूसरी जो बेगम है उनसे शादी रचाई जा रही थी, जिसके बाद पहली बेगम ने इस पर आपत्ति जता दी। उन्होंने कहा कि मैं कानूनी रूप से मैं पहली पत्नी हूं, पहली बेगम हूं उनकी और वही वैधता है। 2022 में शादी हुई थी और ये जो युवक है फिर शादी कर रहा था। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं ट्रिपल तलाक का मामला भी है। ये संदिग्ध मामला है और इस मामले में अब जांच जारी है। पुलिस पहुंच गई और हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट हो गया कानपुर में। यूपी कानपुर में शादी समारोह में, निकाह में किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जरा देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर कैसे हंगामा मच गया, हंगामा बरप गया। वहीं यूपी के कानपुर में ही पीएसी कर्मी के घर चोरी करने वाले 2 शातिर चोर अरेस्ट किए जा चुके हैं। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में घर से लाखों की चोरी की थी। पुलिस ने दोनों शातिरों के पास से 13,740 नकदी बरामद की है। पुलिस ने नकदी समेत चोरी की ज्वेलरी भी बरामद की है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता करके इस बारे में जानकारी भी दी। तो ये दोनों शातिर चोर हैं और ये रेकी करके बंद घरों में चोरी करने का इनका एक मोडस है। ये लोग वहाँ सुबह अपना निकले थे और इन्होंने जब एक घर में ताला लगा देखा तो उस घर का ताला तोड़ करके अंदर गए और फिर कमरे का ताला तोड़ करके वहाँ से लगभग इनकी 21 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश और अन्य सामान ये लोग चोरी करके ले गए थे। इसमें हमारे एडीसीपी साहब, एसीपी नौबस्ता, इनका अच्छा पर्यवेक्षण रहा और इसमें 3 टीमें बनाई गई थी जो लगातार सीसीटीवी फुटेज देख रही थी और इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये लोग अभियुक्तों के घर तक पहुंचे और उनको चिन्हित करके फिर उनकी आज गिरफ्तारी हुई है। ये चोरी घर में हो गई थी। जो ये हमारे पापा जी हैं, ये रिटायर है पीएससी से प्लाटून कमांडर। उस दिन वारदात की रात में घर पर इनका बड़ा बेटा अजीत, बहू पिंकी और एक उनका बेटा अभिजीत वहाँ सो रहा था अकेले और इनकी उसी मकान के पीछे एक खाली प्लाट है और इनका बड़ा बेटा ड्यूटी गया हुआ था एसबीआई बैंक में और उनकी बहू इनकी अकेली थी तो भैंसों देखने के लिए चली गई और बाहर ताला लगा दिया और उस समय बारिश भयंकर हो रही थी
और चोरों ने उसी ताला मेन गेट का ताला तोड़ा। इसके बाद अंदर लगे हुए तालों को तोड़ते हुए पीछे जो लोहे का गेट लगा था उसमें भी ताला तोड़ करके और तिजोरी और बक्सों में और सूटकेस में रखे हुए सामान को उन्होंने सारे तोड़ करके जेवरात सारे निकाल लिया। और खबर कानपुर से ही है, जहां पर युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने युवक की बेल्ट लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी और पुलिस ने पिटाई कर रहे 2 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जरा, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस युवक की पिटाई का ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस मामले में गहन पुलिस जांच में जुटी हुई है। यूपी के कानपुर में ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़के के साथ करीब 7-8 लड़के पिटाई कर रहे थे और इसमें उस लड़के ने एक तहरीर थाने पे दी थी, जिसमें एक FIR भी थाने पर दर्ज की गई है। क्योंकि इसमें जो भी लड़के दिव्यांशु पनवाड़ी और उसके साथ के 7-8 लड़के इसमें शामिल हैं, जो बेसिकली गुंडा प्रवृत्ति के हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी है। और इसमें आज 2 लोगों यूपी के प्रतापगढ़ में सावन के दौरान कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। झंडा लगाने के दौरान करंट लगने से 20 वर्षीय युवक की दुखद मौत की खबर मिल रही है। हादसे के बाद परिजन उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हाईमास्ट पोल और सीमेंट के खंभे के बीच लोहे के फ्रेम वाला एक बैनर बंधा हुआ था। आशंका है कि इसी लोहे के फ्रेम के कारण सीमेंट के खंभे में करंट आया और युवक को करंट लग गया। कल दिनांक 26 जुलाई की रात्रि 11:30 बजे कुछ युवकों द्वारा कोतवाली देहात अंतर्गत कस्बा सिटी बाजार में सड़क के दोनों तरफ खंभों पर झंडा लगाया जा रहा था। बिजली के खंभे पर झंडा लगाते समय एक युवक शंकर गुप्ता उम्र करीब 20 वर्ष की करंट लगने से मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और किस तरह से गम का माहौल देखने को मिल रहा है प्रतापगढ़ में। कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच ये हादसा हुआ है। भक्तिमय माहौल दुख में बदल गया। परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच ये भीषण हादसा हुआ है। पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे, समझाने बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन बड़ा सबक, बहुत बड़ी सीख प्रशासन भी इससे ले सकता है कि किस तरह से आने वाले समय में कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रहा है, उसको देखते हुए कैसे व्यवस्थाएं करनी है ताकि ऐसे हादसे न हो। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की लालगंज तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा नुनेरा से प्रशासनिक लापरवाही और रसूखदारों के हौसलों की एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जहां एक तरफ सूबे की सरकार भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ नुनेरा गांव के पीड़ित पिछले 8 वर्षों से न्याय की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। दरअसल सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने और सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध करने की गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल और वर्तमान रसूख के बल पर बड़ा भ्रष्टाचार किया है। पूर्व प्रधान के इसी रसूख और प्रभाव के आगे स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक है, लाचार नजर आ रहा है। तो पूर्व प्रधान के रसूख पर सवाल उठ रहा है कि किस तरह से मनमानी तरीके से लगातार गांव वाले उससे पीड़ित हैं और समाज कल्याण विभाग की समीक्षा भी बेअसर हो रही है कि पूर्व प्रधान अपने रसूख के बल पर जो मन कर रहा है वो कर रहा है। नुनेरा गांव में पीड़ित लोग परेशान हैं। न्याय के लिए 8 साल से एक युवक भटक रहा है। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा भी बेअसर रही है। पूर्व प्रधान के रसूख के कारण पूरा का पूरा प्रशासन ऐसा लग रहा है कि नतमस्तक है और नाम के लिए सिर्फ कार्रवाई की जा रही है, नहीं तो ये 8 साल से ये शख्स पूरा गांव ग्रामीण नहीं भटकते। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।